मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी ऑनरेबल एमपी जुगल किशोर जी को। ज़ोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। और इनसे बातचीत करने आ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मिस्टर इशफाक गौहर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और पूरा दिन आप ये सेशन सुन रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, इतना वक्त निकालने के लिए। आपकी प्रेजेंस यहाँ पर हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि 2 बार आप इलेक्शंस के जीत कर आए हैं और एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो अब कुछ और हिस्सों में बढ़ चुकी है, उसको आप रिप्रेजेंटेशन अभी भी कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। और जब हम बदलते जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उस बदलते जम्मू कश्मीर के अंदर आप किस तरीके से बदलाव देखते हैं? अब पहले अपनी इस पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो बॉर्डर से लेकर जम्मू की सरहदों तक मिल रही हैं, किस तरीके से आप इसको एनालाइज करेंगे और समराइज करेंगे कि देखिए मेरे टेन्योर में या गवर्नमेंट के टेन्योर में ये बदलाव तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसके आप विटनेस हैं? देखिए, पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ के इस संवाद के कार्यक्रम का आयोजन करने वाले शिवाज चौधरी और उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम जो है वो जम्मू में आयोजित किया है, और जिसमें कि हर एक को अपना व्यू रखने का मौका जो है उन्होंने दिया है। रही बात बदलाव की, तो मुझे तो लगता है कि धारा 370 हटना 35A का समापन होना ही अपने आप में एक बदलाव है, क्योंकि हमारा तो ये एजेंडा शुरू से था, जब से ये धाराएं जहाँ पर थोपी गई थी, तो उन्हीं दिनों से हमारा ये एक विचार था कि भाई ऐसे धाराएं जम्मू कश्मीर पर ना हों जो जम्मू कश्मीर को देश के साथ तोड़ने का काम करती हूँ, दूरियां बनाने का काम करती हूँ, जोड़ने का काम ना करती हूँ। तो हमें तो उसी दिन बहुत अच्छा लगा जब ये धाराएं हटी। रही बात बदलाव की, मेरे से पहले जो जहाँ पर कुछ लोग आए थे, आप भी उनको सुन रहे होंगे, उन्होंने जो बताया, पूरा का पूरा जो पैनल था। देखिए, जब हम विधायक थे, विधायक के नाते भी असेंबली में, जम्मू कश्मीर की असेंबली में हम बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी और गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज की बात करते थे, और ये कहते थे कि ये अन्याय है इन लोगों के साथ, ये कभी कोई सहन नहीं कर सकता कि 60-70 वर्ष एक देश में रहने के बाद भी उसको नागरिकता उस देश की ना मिले, ये कहाँ का न्याय था। लेकिन चल रहा था। मुझसे पहले जहाँ कुछ लोग बैठे वो कह रहे थे कि भाई हमने हर एक की आवाज़ जो है वो बुलंद की। आवाज़ उठाने से नहीं, करने से होता है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी, देश के प्रधानमंत्री, और उनकी टीम का, कि जिन्होंने ये करके दिखाया है। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक बदलाव था जो जहाँ पर बोल रहे थे। 70 वर्षों के बाद उनको नागरिकता मिले, वो सारे अधिकार मिले जिसके वो हकदार थे, ये बदलाव है। वाल्मीकि समाज के लिए बदलाव है, गोरखा समाज के लिए बदलाव है। राइट सर, ये एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज भी है, और काफ़ी अरसे से ये लोग इंतज़ार में थे कि इस तरीके का कोई फैसला हो। लेकिन एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन लोगों ने आपको वोट किया, उनके विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वो हो पाई हैं? क्योंकि आप जिस एरिया को आज के दिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हिली एरिया भी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया भी, और प्लेन एरिया भी है। रोड कनेक्टिविटी का मामला आज हम सुन रहे थे सरफेस रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब की तरफ से, उन्होंने खुद भी इस बात को माना कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर के अंदर सरफेस रोड्स को करना है, और हम इस पर लगे हैं। आपके इस टेन्योर में, आज के टेन्योर में कितना आप संतुष्ट है कि हाँ वो जाल बिछाने में हम कहीं कामयाब हुए हैं? देखिए, आप विकास की बात कर रहे हैं। विकास तो पहले भी होता भी था, लेकिन जिस तेज़ गति के साथ आज जो विकास हो रहा है ना, ये पहले नहीं होता था। कारण ये था कि जहाँ पर जम्मू कश्मीर रियासत में 1-2 ही परिवार ऐसे थे जिनका दबदबा जो है वो जम्मू कश्मीर में रहता था। वो जो चाहते थे वही होता था। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो काम नहीं होते थे। लेकिन आज जो है वो पारदर्शिता के साथ सारे काम होते हैं।
अगर आज यहाँ पर पुंछ और राजौरी क्षेत्र के कुछ नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा आज वो सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं जो बरसों पहले नहीं मिल पा रही थी। और पहाड़ी क्षेत्र में आप चले जाएं, दूर से दूर दराज क्षेत्र में चले जाएं, CRF के माध्यम से, सेंट्रल रोड फंड से एक हेड रहता है, उसके माध्यम से बड़े से बड़े ब्रिज और बड़े से बड़े रोड जो है वो बनाए जा रहे हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर कोई जुगल जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो एक मेगा प्रोजेक्ट जिसका ख्वाब आपने पहले टेन्योर में देखा और फिर उस पर थोड़ा सा काम भी हुआ, 4 लेनिंग का है, लेकिन पहला टेन्योर भी ख़त्म, दूसरे टेन्योर में भी अब ज़्यादा वक्त नहीं है, हम चुनाव में जा रहे हैं 2024 के बहुत जल्दी। तो क्या आप सेटिस्फाई है कि जिस स्पीड के साथ वो काम होना चाहिए था वो हो पाया? देखिए, बिल्कुल मैं सेटिस्फाई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले फेज़ में हमने जम्मू से अखनूर तक का जो नेशनल हाईवे था इसका काम प्रारंभ करवाया, और दूसरे फेज़ में अखनूर से पुंछ तक जो नेशनल हाईवे का कार्य था उसे हमने प्रारंभ करवाया। तो आप देखेंगे कि भाई जम्मू से अखनूर तक का जो है ये अभी दिसंबर तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आगे। और इसमें खाली ये रोड वाइडनिंग का काम नहीं है, जहाँ पर टनल भी बनाए जा रहे हैं और इसकी लेंथ जो है वो भी घटाई जा रही है, लगभग 45 किलोमीटर लेंथ घटेगी। और जो सफ़र आज आप 8 घंटे में पूरा करते हैं पुंछ तक का, वो आप 3.5 घंटे में कंप्लीट करेंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए, ये कहीं कम नहीं है। लेकिन जी, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये आप कह रहे हैं कि हाँ जी एक बिल्कुल मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें और भी वक्त लग सकता है, आप कह रहे हैं कि नहीं जी काम चल रहा है और आपको उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये काम मुकम्मल होगा। दूसरा बड़ा एक प्रोजेक्ट जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सभी पार्लियामेंटेरियंस के लिए स्ट्रीमलाइन कर दिया था, वो ये था कि हर घर नल से पानी मिले, जल मिले, और वो भी अच्छा पानी, पोर्टेबल पानी हो, पीने के लायक हो। लेकिन मेरी यूनियन टेरिटरी स्टेट की आज के दिन की ये हालत है कि आपके क्षेत्र से लेकर एंटायर पीर पंचाल के उस एरिया में भी जब आप जाएंगे तो जहां पानी पानी सब कुछ है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं मिलती है। क्या हम ये माने कि एग्जीक्यूशन पार्ट में कमजोरी है, या ये माने कि प्लानिंग हमें प्रॉपरली करनी नहीं आती है आज के दिन में भी? देखिए, ये ठीक कहा आपने कि भाई चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, और चाहे रहने के लिए मकान की बात हो, ये 70 वर्षों का सारा कार्य जो है ना वो अब नरेंद्र भाई मोदी सरकार को करना पड़ रहा है, और उसमें वो तेज़ी से काम कर रहे हैं। जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन के माध्यम से जो कार्य प्रारंभ होने थे उसमें कहीं देरी हुई है, मैं मानता हूँ देरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज भी आपके एरिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ 1 दिन पानी आता है और 2 दिन वेट करना पड़ता है उन्हें। नहीं, ऐसा है कि मैं नहीं इनकार कर रहा इससे, लेकिन अभी जो कार्य जो DPR बनी है उसमें हर घर नल और नल में स्वच्छ जल होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन प्रोजेक्ट बन गए हैं और शुरू भी हो चुके हैं। मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट यानी वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें सेट डेडलाइन दी थी उस डेडलाइन को जम्मू कश्मीर टोन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम 100% इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। कुछ कमियां रही हैं, मैं मानता हूं, इसको लेकर हम सजग भी रहे हैं। हमने ऊपर दिल्ली तक ये बात भी की है और जहां LG महोदय तक भी इस बात को पहुंचाया था, लेकिन जो भी कमियां थी, लेकिन अब वो कमियां दूर कर दी गई हैं। अब हर जगह कार्य जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि 1 साल के भीतर जितने भी प्रोजेक्ट हैं DPRs हैं उन पर काम जो है वो चल रहा होगा और समाप्त भी। फिर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का ये एक और जो बहुत बड़ा ख्वाब है वो ये है कि हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए और सरकारी स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, और स्पेशली उन एरियाज़ के अंदर जो बॉर्डर बेल्ट है, फार फ्लंग है, ट्राइबल एरियाज़ वाले लोग हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जब मैं जम्मू कश्मीर के एंगल से देखता हूँ, आपने खुद भी कई बार दिशा मीटिंग्स और दीगर मीटिंग्स का रिव्यू लिया होगा, क्या आप सेटिस्फाई हैं कि चलिए इस टेन्योर, पिछले टेन्योर में अगर कमी रही तो इस टेन्योर में आई डिड माई बेस्ट और स्कूलों को छत बनाने में कामयाब हुआ, स्कूलों के अंदर टीचर रखने में मैं कामयाब हुआ और मेरा एनरोलमेंट बढ़ गया?
देखिए, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वहाँ तो कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की एजुकेशन के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी कुछ कदम उठाए और खूब फंड्स भी उपलब्ध करवाए हैं। और मुझे लगता है कि उसमें तो नहीं, लेकिन जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं स्टाफ की, तो स्टाफ की हमें लगता है कि कमी महसूस होती है। लेकिन जब कल जहाँ एलजी साहब बोल रहे थे तो वो बता रहे थे कि भाई वहाँ पर 50 बच्चों पर एक टीचर और जहाँ पर 10 बच्चों पर 15 बच्चों पर एक टीचर जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहीं ना कहीं कोई कमी जो है वो हम में ही रही है कि इस ढांचे को हम दुरुस्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब वो भी पूरा होगा, दुरुस्त होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब को ही कोट कर रहा हूँ क्योंकि आप पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर स्कीम आपके होते हुए जा रही है जम्मू कश्मीर, इसलिए मैं हर बार प्राइम मिनिस्टर साहब को ही कोट करूँगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक मेगा स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। एक तो वो हमारा इंश्योरेंस वाला है और दूसरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, जहाँ पर गांव देहात के अंदर फर्स्ट एड नहीं बल्कि फर्स्ट ऑपरेशन तक हो सके। लेकिन अब आपके पास एक तो अपना क्षेत्र है ही, लेकिन आप पार्टी के अंदर आप घूमते हैं, आपके पास लोग मिलने आते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो आंकड़े दिए जा रहे हैं और जो ज़मीनी हकीकत है, जुगल किशोर जी, क्या आप मानते हैं ना कि मिसब्रीफ किया जा रहा है? जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो ज़मीन के ऊपर मेल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि आपका एरिया भी मोस्ट हिटेड एरिया है इस पूरे मामले में। देखिए, हेल्थ को लेकर भी केंद्र सरकार ने बहुत सारे अच्छे कदम जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए उठाए हैं। बिल्कुल, जिसमें कि भाई मेडिकल कॉलेज जो हैं वो साथ साथ मेडिकल कॉलेज आप देखते हैं भाई, कठुआ हो चाहे राजौरी हो चाहे डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ हो उधमपुर हो वगैरह, तो उन्होंने ये हेल्थ के लिए ही सारे कदम जो है उठाए हैं। अन्यथा हमारे पास तो एक ही मेडिकल कॉलेज जम्मू हुआ करता था जिस पर सारा बोझ, चाहे वो डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ और कठुआ हो, चाहे जहाँ पुंछ रजौरी का क्षेत्र हो। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो बोझ जो है वो कम हो रहा है और लोगों को वो सारी सुविधाएं हर जगह प्राप्त हो रही हैं जिसके वो हकदार थे। और बड़ी बात है कि भाई जम्मू में जो एम्स जो बनाया जा रहा है बहुत ही तेज़ गति के साथ उसका कार्य आगे बढ़ रहा है और दिसंबर में उसकी ओपीडी भी हम शुरू करेंगे और जो कमियां रही हैं उनको दूर करेंगे। अच्छा, एक आज के दिन में आपके लिए ये बड़ी अच्छी खबर भी है, क्योंकि हमारे जब बॉर्डर बेल्ट्स की बात हम करते हैं तो बॉर्डर्स पर शांति है, इसमें कोई शक नहीं है। सीज फायर नहीं हो रहा, सीज फायर लगा हुआ बड़ा अच्छे से है, जिससे उधर पार भी खुशी है, इस पार भी हमारे लोग जो खुश है। लेकिन बॉर्डर्स पर बंकर बनाना ये एक मेगा इशू है। मुझे याद है जब आप असेंबली के अंदर आते थे और इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा आपकी तरफ से होता था कि देखिए हमारे लोगों की सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है और उसको स्टेट गवर्नमेंट नज़रअंदाज करती थी। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जनाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंडिंग आ रही है, बन रहे हैं। अब आप खुद पार्लियामेंट के अंदर हैं, आप खुद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबर भी हैं, तो ये जो आज जिस स्पीड के साथ ये बंकर्स बनने चाहे थे अभी तक नहीं बन पा रहे हैं, और दूसरा जो बंकर बनाए भी गए हैं उनकी पेमेंट साल से नहीं हो रही है, ये क्या हम इसको बदलते जम्मू कश्मीर के जाविये में देखें या मैं ये देखूं कि जुगल किशोर जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सही कर रही है लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पर इतनी कमज़ोरियां हैं कि वो इस पूरे प्रोसेस पर पानी फेर देते हैं? देखिए, बॉर्डर पर और भी बहुत सारी समस्याओं का साथ साथ एक ये भी एक समस्या थी कि बॉर्डर क्षेत्र के रहने वाले लोगों को लगता था कि हमारे हर एक घर में एक बंकर हो। तो हमारी मुलाकात जब हमारे राजनाथ सिंह जी और अरविंद रैना जी और हम सब एक मुलाकात जब दिल्ली में उनके साथ हुई तो वो फिर नौशहरा में आए जी, और नौशहरा में आकर उन्होंने घोषणा भी की कि भाई हम बंकर्स जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाएंगे और उन्होंने फंडिंग भी की और उस पर काम भी चला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हुआ ये कि कुछ बंकर से कंप्लीट हो गए, कुछ बंकर अनकम्प्लीट रहे, कुछ की पेमेंट्स हो गई। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, वो चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि भाई किसी की पेमेंट किसी ने रोक ली है। नहीं, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो टेक्निक उस पैरामीटर पर नहीं है जो पैरामीटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेट किए गए थे, जो पैरामीटर रखे गए थे ये उसके अनुसार नहीं बने हैं, उसी की पेमेंट कहीं रुकी होगी, अन्यथा कोई पेमेंट से रुकी नहीं गई है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर मैंने आपकी पार्लियामेंट की स्पीच भी सुनी, वो ये है कि
आप अपने पूरे क्षेत्र को रेल के साथ जोड़ना चाहते हैं और मुझे याद है जब आप कैंपेन कर रहे थे तो कई बार आपने इस बात का वादा दिया था कि इस बार हम आएंगे तो एक डीपीआर भी बनेगा, काम भी होगा और बहुत जल्दी रेल की छुक हम रजौरी तक देखेंगे। कब तक ये ख्वाब आपका पूरा हो सकता ऐसा है? देखिए, पार्लियामेंट में तो बतौर सांसद जो हमारा दायित्व बनता था उसे हमने निभाया है और एक रेल की ही बात नहीं की, नेशनल हाईवे की बात की, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों की बात की और भी जो सारी समस्या थी उनकी बात वहाँ पर हमने की है। कई हद तक हम कामयाब हुए हैं। पिछले दिनों जब नितिन गडकरी डोडा आए थे, उन्होंने वहाँ से कुछ रोड्स का इनागोरेशन किया तो वो वहाँ कह रहे थे कि पहले पहले मेरे पास लोग आते थे क्योंकि उनको लगता था कोई रोड्स लेना, कोई सीआरएफ के माध्यम से, कोई नेशनल हाईवे वगैरह वगैरह। आज मेरे पास लोग नहीं आते। कारण क्या था कि उनको लगता है कि भाई अब मेरे वो सारे काम हो रहे हैं। एक ये जो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, जैसे ही ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम रेलवे पर भी आएंगे। उसका हमने सर्वे करवाया है और सर्वे उसका कंप्लीट हुआ है। लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तो वो सर्वे कहीं भी नहीं मिल रहा है क्योंकि कई बार लोगों ने उस पर चर्चाएं की कि हम देखना चाहते थे कि किस तरीके का सर्वे है, कितना इसमें लग सकता है। 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया जो है वो उसके लिए उन्होंने रखा है सर्वे में। अच्छा जी। तो मैं उसके कागजात आपको दे दूँगा। सर्वे कंप्लीट हुआ है, ऐसा नहीं है कि सर्वे नहीं है, सर्वे तो हुआ है, लेकिन उसके बाद डिटेल सर्वे होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी उन्होंने लाइन निकाली है कि इस रास्ते से जाएंगे। कब तक ये एक्सपेक्ट है कि ये सर्वे कंप्लीट होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल आएगी और काम शुरू होगा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी? क्या आपके इस टेन्योर में एक्सपेक्ट है या हम एक्सपेक्ट करें कि 2024 के चुनाव? निश्चिंत रहें, जैसे बाकी सारे समस्याओं का समाधान हुआ है तो इस समस्या का भी समाधान होगा। सही समय आने पर रेल का प्रोजेक्ट जो है वो। बहुत बहुत शुक्रिया जुगल जी, वक्त की कमी है, मैं आपसे माजरत चाहूँगा, आज इतनी गुफ्तगू आपसे करूँगा क्योंकि प्रोग्राम का जरा कंक्लूड भी करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देकर कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। आपका धन्यवाद।